आज हम शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट नोट्स में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट कोई भी चीज़ें पढ़ने के लिए नोट्स हमारे पास होती है। शॉर्ट नोट्स में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म ही उस नोट्स के लेते हैं, उस टॉपिक के लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की का रेट क्या है, किस स्पीड से कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, या किसी यूनिट टाइम में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसमें हमेशा पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बढ़ता है। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की चेंज की बात करें तो उसमें नेगेटिव चेंज आएगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा कम होता है। तो हम प्रोडक्ट के लिए प्लस यूज़ करेंगे और रिएक्टेंट के लिए माइनस यूज़ करेंगे। ओवरऑल फार्मूला क्या बनता है, आर इक्वल प्लस और माइनस है, प्लस प्रोडक्ट के लिए माइनस रिएक्टेंट के लिए, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और डी टी है कोई जो टाइम हमने ले रखा है यूनिट टाइम। इसमें आगे बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो ये होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हम प्रेशर की टर्म में बात करेंगे तो मोल जो है, मोल पर लीटर, वो एटीएम से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है वो सब हम नोट्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे। तो ये जो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। आगे रेट इक्वेशन की बात करेंगे तो माना कोई हमारे पास इक्वेशन है N1A प्लस N2B, वो कन्वर्ट हो रही है N3C और N4D में। तो यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट में जो हम स्टाइक्योमेट्री है उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट के केस में माइनस वर्ड यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन यूज़ करेंगे। और बाकी हमारे पास जो रेट का फॉर्मूला वही रहेगा, रेट रेट डी ए। ये जो है कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, जो ये ब्रैकेट है। तो डी ए अपॉन डी टी कहाँ से आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी से। बाकी जो ये आगे के 1/n1 है वो हम यहाँ से लेते हैं स्टाइक्योमेट्री से। माइनस किसके लिए यूज़ होगा, रिएक्टेंट के लिए, माइनस रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए प्लस हमेशा यूज़ होंगे। और अब यहाँ पे देखें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी या माइनस डी बी अपॉन डी टी जो है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और बी रिस्पेक्टिवली है। क्यों यहाँ पर ये जो माइनस वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसअपियरेंस को। यहाँ पर ए टाइम के साथ डिसअपियर हो रहा है, बी टाइम के साथ डिसअपियर हो रहा है। और यहाँ पर अगर सी और डी की बात करेंगे तो इसमें प्लस यूज हुआ है, इसका मतलब सी का टाइम के साथ फॉर्मेशन हो रहा है और डी का भी टाइम के साथ फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको कंबाइनली हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये सी के लिए है, ये डी के लिए। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है ये हमेशा मैंने बता दिया है, ये कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। ये जहाँ पर एक्टिव मास की बात की जाती है, जो मास हमारा रिएक्शन के दौरान यूज़ होता है। और इसको हम पहले भी मैंने बता दिया है कि हम कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन है उसको हम हमेशा मोल पर लीटर में लेंगे। इसको मोल या मिली मोल में भी ले सकते हैं, लेकिन मोल पर लीटर के टर्म में ही होना चाहिए। आगे बात करेंगे ये जो गिवन क्वांटिटीज़ है, इसमें जो गिवन क्वांटिटी होगी वो ग्राम और किलोग्राम में लेंगे। और सॉरी, अगर ग्राम और किलोग्राम में दी होगी, क्योंकि मैंने बता दिया मोल मोल पर लीटर में लेना है तो हमने क्वांटिटी को मोल में ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको ग्राम या किलोग्राम में दिया होगा तो फर्स्ट हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। वो हमें पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल इक्वल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आगे रेट लॉ की बात करें, रेट लॉ में क्या होता है कि जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो के कांस्टेंट आता है, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। और इसमें ए की पावर एक्स, बी की पावर जो वाई है वो एन ए एंड एन
N1 और N2 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है और इसमें जो एक्स और बी होते हैं ये इनको अगर ऐड करते तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। आगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसकी यूनिट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मोल पर लीटर 1 - n, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालें तो यहाँ पर 1 रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2, थर्ड ऑर्डर के लिए 3, ऐसे ही जिस भी ऑर्डर के लिए हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए हम निकाल सकते हैं। और अगर हम इसका प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो मोल पर लीटर की जगह ATM आ जाएगा। आगे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर होता है। 1 मोल पर लीटर होने का मतलब है इसकी वैल्यू 1 होगी तो बाकी रेट जो होता है के इक्वल हो जाएगा। रेट के इक्वल हो, जब रेट सिर्फ रेट कांस्टेंट के इक्वल रहता है तो इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, क्योंकि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट के इक्वल होगी। और हमें पता है कि के यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करती है। आगे लॉ ऑफ मास सेक्शन के लॉ की बात करेंगे तो इसमें ये भी जो होता है इसमें भी ये रेट कांस्टेंट के क्या रहता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसकी जो पावर होती है वो स्टोइकियोमेट्री होती है, न कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट की बात करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए एंड बी क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, तो ए और बी का कंसंट्रेशन लिया है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट की बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड आगे को हो रही है, बैकवर्ड कहाँ को होगी, पीछे को होगी। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम ये दोनों करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी का हमने क्या लिया है, मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन लिया है और पावर में N3 और N4 लिए हैं। अब अगर हम के इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमने के बी को अगर मैं इक्वल के इधर डालूँ तो के एफ के नीचे आएगा और ये पूरी वैल्यू जो है इस वैल्यू के नीचे जाएगी। तो के एफ अपन के बी क्या करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी डी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। हमें पता है के इक्विलिब्रियम होता है कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो। और यहाँ से हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट भी मिल जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम ये चीज़ें होंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, y=mx टाइप का ग्राफ होगा तो ये y एक्सिस होगी, x एक्सिस होगी, और यहाँ पर m जो होगा क्योंकि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m जो स्लोप होगा ऐसे सीधे ऊपर की तरफ होगा, जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। अब इसमें अगर बात करें तो y=mx+c, y एक्सिस x एक्सिस m स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा, और यहाँ पर c इंटरसेप्ट भी है तो c इंटरसेप्ट भी लेंगे। आगे y=-mx+c, इसका मतलब क्या है, y यही रहेगा, x सेम रहेगा, c इंटरसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाएगा। अब आगे है y=-mx है, इसका मतलब यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ 0 पॉइंट से ही जो स्लोप है नीचे को जाएगी। ये y हो गया, ये एक्सेस हो गया, और जो स्लोप है वो 0 पॉइंट से ही नीचे को जाएगी, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट होता तो इतने के बाद नीचे को जाती, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं है तो 0 पॉइंट के बाद ही नीचे को जाएगी क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। आगे y=-mx² + c, -mx² + c में अगर y और x² के रखे, y और x² के बीच ग्राफ खींचे तो c इंटरसेप्ट है, m स्लोप है, नेगेटिव है तो नीचे को आएगी। और अगर y=mx² की बात करें तो y एक्सिस x² को x एक्सिस में हमने क्या लिया है, x² लिया है तो ये क्या आएगा,
सीधा ही आएगा। लेकिन अगर हम y और x के बीच में खींचे तो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि अभी y और एक्स स्क्वायर के बीच नहीं है, y और x के बीच है, y और x के बीच है। और तो हमें ये स्क्वायर भी क्या होता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये जो स्लोप होगा वो एक्सपोनेंशियल स्लोप होगा। आगे वाई एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी में वाई और एक्स स्क्वायर के बीच लिया है तो एम पॉजिटिव है तो ऊपर को लेंगे, सी क्या है, नॉर्मल इंटरसेप्ट है। लेकिन वाई और एक्स के बीच में लेंगे तो ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या करेगा, शो करेगा। आगे बात करें वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ की, बात करें केमिकल काइनेटिक्स में कौन से ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम देखें तो हमें पता है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ प्रोडक्ट में चेंज होते रहता है। और रेट का हमें पता है कि रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दो तरीके की रिएक्शन होती है, इरिवर्जिबल रिएक्शन और रिवर्जिबल रिएक्शन। इरिवर्जिबल रिएक्शन में हम देखेंगे तो टाइम के साथ रेट डिक्रीज करेगा। इसका रीजन देखो, टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होगा, टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट कम होता है। और रिएक्टेंट कम होगा तो रेट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेट रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम के साथ रेट क्या होगा, कम होगा। अब इरिवर्जिबल रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इरिवर्जिबल रिएक्शन में ही टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता है। लेकिन रिवर्जिबल रिएक्शन में बात करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए टाइम के साथ रेट कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, तो टाइम के साथ रेट कम होगा। बैकवर्ड रेट की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है। तो ये इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेट और टाइम के बीच ग्राफ है। रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब रेट और कंसंट्रेशन की बात करें तो हमें पता है रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की अगर बात करें तो ये हमने देख लिया है। आगे भी बात करेंगे। ए से अगर बी बन रहा है इरिवर्जिबल रिएक्शन में, क्या होगा, ए से बी बन रहा है तो ध्यान देना इरिवर्जिबल रिएक्शन में ए जो है टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ हमेशा कम होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। और बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज करता है, तो बी का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। और रिवर्जिबल रिएक्शन में बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पहले टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पहले टाइम के साथ बी में चेंज होगा, और बी ए डिक्रीज करेगा, बी इंक्रीज करेगा, बी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ कंसंट्रेशन रेट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि फिर कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं होते, उस टाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं, इस पॉइंट पर ए ज़्यादा भी हो सकता है, बी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद रेट में ना डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ना ही इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो रिएक्शन इसमें हम एक पढ़ते हैं पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन। पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कंपटीशन एक तरीके से चलता है, ए से बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, तो उसी ए से बी बन रहा है और उसी ए से सी बन रहा है सेम टाइम में। अब ए के लिए हमने K1 रेट कांस्टेंट ले लिया और बी के लिए रेट कांस्टेंट ले लिया K2। यहाँ पर क्या होगा, जो K टोटल रेट कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, K1 प्लस K2 के। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर K1 K2 से ज़्यादा है, K1 K2 से ज़्यादा है तो B ज़्यादा बनेगा, C कम बनेगा, B ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट की बात करें A तो हमेशा कम होगा, रिएक्टेंट तो हमेशा टाइम के साथ कम होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट K1 ज़्यादा है तो B ज़्यादा बनेगा और C कम बनेगा इस कंडीशन में।
दूसरी कंडीशन K2 हमने ज़्यादा ले ली, K2 ज़्यादा लेंगे तो C ज़्यादा बनेगा, B कम बनेगा। अब हमने तीसरी कंडीशन ले ली कि K1 को हमने बहुत ज़्यादा ले लिया K2 से तो B बहुत ज़्यादा बनेगा C से, और अगर K2 को हमने K1 से बहुत ज़्यादा ले लिया तो C बहुत ज़्यादा बनेगा B के कंपैरिजन में। और कंसेक्यूटिव रिएक्शन और सिक्वेंशियल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन या कंसेक्यूटिव रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें पहले ए से बी बनेगा फिर बी से सी बनेगा, ना कि बी और सी एक ही टाइम में बनेंगे। ए से बी बनेगा, बी से देन सी बनेगा, जहाँ पर बी क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर केस वन की बात करें तो पहला केस क्या होगा कि K1 ज़्यादा है K2 से, K1 ज़्यादा होगा K2 से तो क्या होगा कि B ज़्यादा बनेगा, पहले बी ज़्यादा बनेगा। अब सी तो तभी बनने वाला है जब बी में बी बने, तो पहले ए से बी बनेगा फिर बी से सी बनेगा। अब केस वन है कि बी ज़्यादा बन रहा है और सी क्या हो रहा है, कम बन रहा है, तो पहले क्या होगा, बी ज़्यादा बनेगा, स्टार्टिंग में बी ज़्यादा बनेगा सी कम बनेगा। स्टार्टिंग की बात चल रही है, टाइम कम है यहाँ पे, तो बी ज़्यादा बनेगा सी कम बनेगा। लेकिन हमें पता है कि एट लास्ट क्या होना है कि पूरा जो प्रोडक्ट है सी के फॉर्म में ही बनना है, तो सारा इंटरमीडिएट सी में ही चेंज होगा। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, बी कम होगा और सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में। तो सी क्या हो जाएगा, लास्ट में सी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बी क्या होगा, टाइम के साथ कम होते रहेगा। अब दूसरी कंडीशन है K2 ज़्यादा है K1 से, K2 ज़्यादा है K1 से, तो इसमें चाहे K2 ज़्यादा है चाहे K1 ज़्यादा है, पहले तो B ही बनेगा, तो पहले तो स्टार्टिंग में B ज़्यादा बनेगा। लेकिन क्योंकि K2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि जितना B बन रहा है वो सब C में कन्वर्ट होगा, तो B का जो अमाउंट है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा और C का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जो ए का कंसंट्रेशन है वो हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ए रिएक्टेंट है। आगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तीन टाइप की होती है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में हम कहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, और स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे तो कुछ इस तरीके से लेंगे। स्टार्टिंग मतलब टाइम, उस टाइम क्या होगा, कम होगा। इनिशियल की बात चलिए, स्टार्टिंग की बात चलिए, तो यहाँ पर हम एक स्लोप खींचते हैं, ये इनिशियल है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम स्लोप खींचेंगे और यहाँ पर हम स्लोप खींचेंगे तो यहाँ पर C1 C2 आता है, और यहाँ पर C1 T1 और C2 की जगह हम क्या लेंगे, T2 लेंगे। अब स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा होता है, यानी कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1 हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि C2 की वैल्यू क्या है, कम है, और C1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो C2 की वैल्यू से C1 की वैल्यू तो चलो ठीक है पॉजिटिव ही आ जाए, सॉरी C2 की वैल्यू कम है, C1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो C2 की वैल्यू कम में से अगर हम ज़्यादा माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब आगे बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें इंस्टेंटेनियस है तो कोई बीच में हम बीच का कोई हम इंस्टेंट पॉइंट लेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पे स्लोप खींचेंगे, यहाँ से C1 C2 T1 T2, और स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 रहेगा। tan थीटा होता है और tan थीटा में हमें क्या करते हैं, C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1 रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि C2 की वैल्यू कम होती है, C1 की वैल्यू ज़्यादा रहती है। आगे बात करेंगे N1 सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोई एवरेज टाइम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया है, इसमें कंसंट्रेशन C1, इसमें C2 है, इसमें T1 T2 है, यहाँ भी वही चीज़ होगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा, जो कि क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, और हम यहाँ हर जगह देख भी रहे हैं कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है। आगे टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन के टाइप की बात करें तो रिएक्शन तीन टाइप की रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ही कम टाइम लेती है कंप्लीट होने में, जैसे एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन है, मतलब कुछ सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। स्लो रिएक्शन की बात करेंगे तो स्लो रिएक्शन जो होती है बहुत लंबा टाइम लेती है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत लंबा टाइम लेता है। पहले क्या होता है, गर्मियों के दिन आते हैं, गर्मियों के दिनों में
वेपराइजेशन होता है और क्लाउड के बनने की जो होती है स्टार्टिंग होती है, और बहुत टाइम लगता है, 3-4 महीने गर्मियों का टाइम रहता है। देन वो जो क्लाउड है अच्छे से फॉर्म होते हैं और उसके बाद बारिश आती है। जब बारिश का सीजन आता है 3-4 महीने के बाद, तो उतना टाइम लगता है क्लाउड फॉर्मेशन में। फिर मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो मॉडरेट रिएक्शन बीच का टाइम लेती है, जैसे हाइड्रोलिसिस, मतलब बीच का टाइम मीन्स कुछ मिनट्स में हो गई, कुछ आवर्स का टाइम लेगी, तो ठीक ठाक टाइम लेती है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह रिएक्शन होगी। अब आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ होता है, उस रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उनका समेशन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दूसरी लैंग्वेज में कहे तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरे तरीके से अगर हम बात करें तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वी चेंज देयर कंसंट्रेशन इफेक्टिवली, जो इफेक्टिवली अपनी कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लेते हैं। लेकिन जिनका इफेक्टिव चेंज जिनमें देखने को नहीं मिलता है जिन रिएक्टेंट में, उसको नहीं लेते हैं। जैसे कहीं पर हमने कोई रिएक्शन ले ली, उसमें वाटर एक्सेस अमाउंट में ले लिया, एक्सेस अमाउंट में वाटर लेंगे तो वाटर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एक्सेस अमाउंट में लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वाटर को वहाँ पर हम रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करेंगे। अब आगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उनमें जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स उसमें जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी उसकी स्टाइकियोमेट्री होगी, वही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। मोस्ट ऑफ केसेस में ऑर्डर जो होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अधिकतर केसों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन सिंपल स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो ऑर्डर होता है वो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से निकलता है, और जो ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से निकलता है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कोई सिंपल स्टाइकियोमेट्री का मतलब है जहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर और फुल नंबर में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। कम छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए और फुल नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे सिंपल स्टाइकियोमेट्री में, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वही क्या होंगे, मॉलिक्यूलरिटी होगी। उतने रिएक्टेंट ही मॉलिक्यूलरिटी में हम कह सकते हैं कि ये इतनी इसकी मतलब 2 रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होगी। अब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर विच हैव डिफरेंट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, कोई रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग है और ऑर्डर अलग है, तो हम इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ऑर्डर 1 हो गया तो इसको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कभी भी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा ही स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कभी भी मॉलिक्यूलरिटी तो ज़ीरो हो नहीं सकती और ऑर्डर ज़ीरो है, तो ये हमेशा स्यूडो ऑर्डर में लेंगे, तो इसलिए हम इसको स्यूडो ऑर्डर इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही इसकी तरह दिखाई देता है, तो इसको हम अलग से रखते हैं। आगे बात की जाए ऑटो कैटेलिस्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट खुद ही कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाए तो उसको ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को ऑटो कैटेलाइजेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R1 C1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R2 C2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और R1 अपॉन R2 निकाले तो जो कंसंट्रेशन होता है उसकी पावर में ऑर्डर भी होती है, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, C1 अपॉन C2, और इसकी पावर में n होगी जो कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इस n को हमें अगर हमें इस n को निकालना है यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लॉग लेंगे तो n आगे आएगा, n आगे आ जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, c वाली वैल्यू को इधर भेज देंगे, c वाली वैल्यू को इधर भेजेंगे तो क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, और r वाली वैल्यू क्या आएगी, ऊपर ही रहेगी। यहाँ पर ऑर्डर निकालना होगा तो ऑर्डर log R1 माइनस log R2 log C1 माइनस log C2, या इसको आप log R2 माइनस log R1 या log C2 माइनस log C1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो n है, n क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगी। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया रेट जो होता है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट हमेशा इंक्रीज करता है। प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो प्रेशर के इफेक्ट में ध्यान रखना, डेल्टा एन, सबसे पहले हमें डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट एन पी माइनस एन आर। एन पी माइनस एन आर होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल लेना है, लेकिन ध्यान रखना गैसियस मोल ही सिर्फ लेंगे, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मोल्स को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर डेल्टा एन ज़ीरो आता है तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं होगा, लेकिन अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने का मतलब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर पी यहाँ पर प्रेशर के लिए है, आर रेट के लिए है, प्रेशर बढ़ाने पर रेट डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी। और डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट इंक्रीज करेगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। आगे रिएक्टेंट के नेचर की बात करें तो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का वीक इंट्रैक्शन होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट का वीक इंट्रैक्शन होगा तो रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट इजीली बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो उसका रेट क्या होगा, कंपेरेटिवली कम होगा। कैटेलिस्ट के इफेक्ट की बात करें तो कैटेलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज भी कर सकते हैं, वो अलग अलग कैटेलिस्ट की बात होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो इंक्रीज ही करते हैं। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के बेसिस पर देते हैं। आर्हेनियस टाइप रिएक्शन क्या होती है, आर्हेनियस रिएक्शन क्या है, के इक्वल ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पर के रेट कांस्टेंट है, ए एक कांस्टेंट है जिसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट हो गया, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है, क्या अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ई ए अपॉन आर टी वो डिक्रीज होगी, ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर नीचे है। टेम्परेचर नीचे है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, और ये पूरी पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी तो माइनस में ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि कोई वैल्यू डिक्रीज होती है और अगर उसको माइनस ले लिया जाए तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हम ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब के ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंक्रीज होगी तो के इंक्रीज होगी, के रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आर्हेनियस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या आर्हेनियस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। इसको एक्सप्लेन किया है कि ये एक्सपोनेंशियल वाला जो ग्राफ होता है इस तरीके से क्यों होता है, क्योंकि पहले एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज़ दिखेंगी तो कम कम होती है, बाद में बढ़ती जाती है, तो पहले ये कम 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 फिर बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज़ दिखेंगी तो बाद में क्या होती है, तेज़ी से बढ़ती है। आगे ये तो आर्हेनियस टाइप रिएक्शन की बात है। अगर एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन है तो एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन होती है NO+O2
2NO2। तो इसमें क्या होता है कि डाइमराइजेशन होता है, डाइमर का फॉर्मेशन होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ है, डाइमर बन रहा है तो डाइमर में अगर हम क्या टेम्परेचर डिक्रीज करें तो टाइमर क्या होगा, ब्रेक होगा और बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। तो एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेट जो है टेम्परेचर है एंड हाँ, और ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आगे बात करें तो अगर कैटेलिटिक रिएक्शन की बात करें तो कोई भी कैटेलिटिक रिएक्शन हो सकती है, एंजाइम कैटेलिटिक रिएक्शन हो सकती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है या कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है। इनमें क्या होता है, इन रिएक्शंस में ये जो रिएक्शन होती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करती है। टेम्परेचर कम होगा तब भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। देखो दोनों ही केस में रेट कम है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ठंड में भी काम नहीं कर सकती, बहुत गर्मी में भी काम नहीं कर सकती। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, मिल्क को किसी एंजाइम बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करना है तो उसका टेम्परेचर हम या तो कम रखते हैं या तो उसको फ्रीज में रखते हैं या उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं या उसको हम उबाल के रखते हैं। क्योंकि अगर उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर बीच के टेम्परेचर पर रखेंगे तो बैक्टीरिया ईजिली उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पर काम करते हैं। अब आगे कम्बशन ऑफ कार्बन, कार्बन के कम्बशन की बात करें, क्योंकि कार्बन में डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं तो उनका कम्बशन इस तरीके से होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कभी कम, कभी बढ़ेगी कभी कम, इस तरीके से होता है। और आगे एक्सप्लोजिव रिएक्शन की बात करें तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ देर तक तो रिएक्शन धीरे 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 होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर एक्सप्लोजन होता है। उस टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ से यहाँ पहुँचने पर रेट जो होता है अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है।